Okay, so let's go ahead and solve more questions on oscillation or what we call as simple harmonic motion. Next question, and by the way, few questions will be repeated or intentionally repeat कर रहा हूँ because it's a break. 15 days का more or less break हो गया है, तो I have intentionally put some question again here so that basics are again repeated. When a particle oscillates simple harmonically, तो first of all you should know जब एक particle oscillate होता है simple harmonically, its displacement x is equal to a sin of omega t plus phi. Phi या alpha जो भी आपको use करना है you can use, no problem. Alpha, right? Its kinetic energy varies periodically. मतलब when the particle is performing simple harmonic motion, the kinetic energy is varying periodically. हमको पता ही है वो, you already know this, और हमने प्लॉट भी किया है if you remember. तो there are two methods of solving this question. दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको याद होगा हमने एक एनर्जी डायग्राम प्लॉट किया था और यहाँ पे था प्लस ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू द राइट और माइनस ए. तो पार्टिकल can perform simple harmonic motion between these 2 points, right? ये हमको ऑलरेडी पता है और आपको ये भी पता है कि ये है मीन पोजीशन x इक्वल टू 0. पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ पे होता है? मीन पे, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम एट मीन. और पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी 0 कहाँ होता है? एक्सट्रीम पे, राइट? क्योंकि वेलोसिटी होता है 0. तो इफ यू रिमेंबर हमने ऐसा एक ग्राफ देखा था. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन, इट इज 0 एट एक्सट्रीम. तो व्हाट इज हैपनिंग, आपके पास एक पार्टिकल है, वो जब लेफ्ट एक्सट्रीम पे है तो काइनेटिक एनर्जी 0. जैसे ही मीन पे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम. फिर जैसे ही राइट एक्सट्रीम पे जाएगा अगेन 0. फिर यहाँ पे आएगा मैक्सिमम और फिर यहाँ पे आएगा 0. डन, क्वेश्चन इज सॉल्व्ड. ओरली, मैथमेटिकली भी करेंगे बट ओरली भी पता होना चाहिए. इन वन ऑसिलेशन, इफ यू सी one oscillation, what is frequency of simple harmonic motion? Omega, that is 2 pi n, where n is frequency. आप n से डिनोट करो या फिर f से डिनोट करो, it is the same thing, doesn't matter. n यूज कर सकते हो या फिर f यूज कर सकते हो, but the idea here is एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 बार हुआ. पहले जब पार्टिकल लेफ्ट से राइट जा रहा था, मीन पे आया तब मैक्सिमम हुआ. यहां पे पहुंच गया तो हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है. हाफ 1 कब बोलोगे? जब वापस से माइनस ए पे आएगा. तो पार्टिकल जब माइनस ए से प्लस ए जा रहा था तो एक बार उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुआ और रिटर्न आते वक्त वापस से एक बार मैक्सिमम हुआ. मतलब एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 बार पीरियोडिकली, राइट, 2 बार मैक्सिमम हुआ. मतलब अगर एसएचएम का फ्रीक्वेंसी अगर n है तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी डन, एंड यू विल सी दिस समवेयर. ऑप्शन नंबर सी. तो दिस इज हाउ यू सॉल्व ओरली, बट ठीक है मैथमेटिकली भी करना पड़ेगा हम लोगों को, सो वी विल डू मैथमेटिकली एज वेल. तो x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जनरल इक्वेशन है इसका of a particle performing simple harmonic motion. What when you say x equal to a sin omega t plus alpha, मतलब इसका जो frequency है वो है ओमेगा, right? What about kinetic energy? अगर आपको याद होगा तो kinetic energy का फॉर्मूला आप लिखते हो हाफ k x square. Very good. So this is half k a square minus x plus square a square sin square omega t plus alpha, right? This is what you have. अब इसमें से a square कॉमन, तो हाफ k a square कॉमन, 1 माइनस sin square omega t plus alpha, करेक्ट?
what is 1 minus sine square theta? Cos square theta. So this is equal to 1 by 2 k a square cos square omega t plus alpha by 2. No? Okay, good. So 1 minus sine square theta is cos square theta. तो 1 minus sine square omega t plus alpha is cos square omega t plus alpha. यहाँ तक ठीक है. You know the reason. So of course you know that 1 minus sine square theta is cos square theta. But do you know what is cos square theta? पता है क्या? 1 minus cos 2 theta by 2. If you know, cos square theta is 1 minus cos 2 theta by 2. Do you know this identity? नहीं पता तो वेरीफाई कर लो. कैसे वेरीफाई करोगे? Put any value of theta. Let us say theta is 90. What is cos 90? 0. Left hand side 0. तो right hand side क्या आता है देखो. 1 minus what is 2 theta? मतलब cos of 180. 180 ना? What is cos of 180? Minus 1. Minus 1. 1 minus of minus 1 is plus. मतलब 2 by 2 1. यहाँ तो 0 आ रहा था और यहाँ पे आ रहा है आपका 1. So is this correct? No. तो cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. Sin square theta को आप लिख सकते हो 1 minus cos 2 theta by 2. So anyways, now check again. If I put theta equal to 90, left hand side is 0, 0. और यहाँ पे cos of 2 into 90, cos of 180 minus 1, 1 minus 1. This is correct identity. So cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. तो ये आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे. Therefore, kinetic energy K E, kinetic energy K E is equal to half K A square cos square omega t plus alpha will be 1 plus cos of 2. ये आपका है थीटा. तो याद रखना ये थीटा है. अदरवाइज गए काम से. cos square theta. What is we have cos square omega t plus alpha. तो omega t plus alpha is our theta. तो यहाँ पे 1 plus cos of 2 theta मतलब omega t plus alpha by 2. तो ये 2 और ये 2 4. 1 by 4 k a square 1 plus cos of 2 omega t plus 2 alpha. Correct? Now, as you can see, displacement में frequency है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी है n, और काइनेटिक एनर्जी में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 2 ओमेगा मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी विल बी 2n. तो यू कैन जस्ट से बाय कंपैरिजन, या फिर ऐसा ही बोल सकते हो फ्रॉम हियर ओमेगा इज 2 पाई n एंड हियर यू कैन राइट दिस एज, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं. आई कैन राइट दिस एज 1 by 4 k a square 1 plus cos of 2 omega मतलब ओमेगा डैश t plus 2 alpha. And as you can see here omega dash is nothing but 2 times of omega है ना. omega dash is 2 omega और omega dash मतलब 2 pi n dash equal to 2 और ये omega again 2 pi n. 2 pi cancel तो n dash equal to, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट. तो मैथमेटिकली भी कर सकते हो. डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लो, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लो, उसमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, देन 1 minus sin square theta is cos square theta, but cos square theta is 1 plus cos 2 theta by 2. वैसे सॉल्व करके आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 times of फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM आ रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी होगा 2n. या फिर इफ यू आर स्मार्ट इनफ, जस्ट बाय अंडरस्टैंडिंग कि काइनेटिक एनर्जी एक ऑसिलेशन में 2 बार मैक्सिमम होती है, मतलब हर हाफ ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम. तो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज n, फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज 2n. फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन अगर 10 हर्ट्ज है तो काइनेटिक एनर्जी का 20.
So this is how you can solve. Simple. Next question. If two SHMs are represented by equations y1 equal to 10 sine of 3 pi t plus pi by 4 and y2 equal to 5 sine of 3 pi t plus root 3 cos 3 pi t, the ratio of their amplitudes is. वैसे हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन ये या ऐसा, आई डोंट रिमेम्बर, बट एनीवेज पहला जो इक्वेशन है आपके पास y1 इक्वल टू 10 साइन ऑफ 3 pi t plus pi by 4, ये स्ट्रेट अवे यू नो एम्पलीट्यूड इज 10, क्योंकि आप इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है y1 इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा 1 t प्लस अल्फा 1। तो पहले SHM का एम्पलीट्यूड तो स्ट्रेट अवे मिल गया 10, राइट। देन दूसरा जो इक्वेशन आपको दिया है y2 इक्वल टू 5 साइन ऑफ 3 pi t plus root 3 cos of 3 pi t। यहां पे इफ यू रिमेंबर आपको कंपेयर करना पड़ता है y2 इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t के साथ। दो सिंपल हार्मोनिक मोशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन इज अगेन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सिंपल हार्मोनिक है क्या? यस। ये सिंपल हार्मोनिक है? यस। तो दोनों का एडिशन भी सिंपल हार्मोनिक, और इसका जो एम्पलीट्यूड आता है A2 जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कुछ बुक्स में अननेसेसरीली उसको लंबा करके दिया है। यू डोंट वांट टू डू इट, यू डोंट हैव टू डू इट। तो दिस इज सिर्फ 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 साइन ऑफ 3 pi t plus 5 root 3 cos of 3 pi t. Now by comparison only, a is 5 and b is 5 root 3. So a is 5 and b is 5 root 3. So a2 which is root of a square plus b square is root of 5 का square plus 5 root 3 का square. 5 square is 25. 25 और रूट 3 का स्क्वायर इज 3, 25 into 3 is 75, 75 plus 25 is 100, 100 का रूट इज 10। तो A1 और A2 दोनों है 10, तो A1 is to A2 is 1:1, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, the displacement of a particle executing SHM is given by y equal to 10 sine of 6t plus pi by 3 meter, मतलब amplitude is in meter and t is in second. The initial displacement and velocity of the particle respectively are। अभी एक इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का, आपको पूछा है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो इट इज सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो यू नो वेलोसिटी इज डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है 10 साइन ऑफ 6t प्लस पाई बाय 3। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू टू सॉल्व दिस। तो दिस इज इक्वल टू 10 कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ 6t प्लस पाई बाय 3। फिर आप वापस से डेरिवेटिव लेते हो इस एंगल का, तो 6t प्लस पाई बाय 3 का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा वापस से। तो यू विल हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ दिस। जिनको डेरिवेटिव से अभी भी नहीं पता है, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो v इक्वल टू 10 cos ऑफ 6t प्लस पाई बाय 3, ये 6t का डेरिवेटिव आएगा सिर्फ 6 और पाई बाय 3 का आएगा 0। तो ये 6 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 6, राइट। 6t आ गया। तो वेल बाय द वे आपको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और इनिशियल वेलोसिटी की बात की है। इनिशियल मतलब टाइम t इक्वल टू 0। सो इनिशियल का मतलब होता है t इक्वल टू
0. Therefore, y will be equal to 10 sine of 6 into 0 plus pi by 3, which is 10 sine of pi by 3. What is sine of pi by 3? Root 3 by 2. 10 into root 3 by 2, which is 5 root 3. खत्म हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो एज आई टोल्ड यू, सेकेंड फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, अगर दूसरा कोई ऐसा ऑप्शन होता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, तो नाउ यू हैव अगेन सेम, तो मैं इसको करता हूं 40 का। तो अभी आपको चेक करना ही पड़ेगा, यू हैव टू चेक ऑल्सो फॉर वेलोसिटी। तो कर लेते हैं। तो वेलोसिटी v at t equal to 0 will be 60, 6 into 10 is 60, cos of this is 0, मतलब pi by 3. What is cos of pi by 3? Half. So half. So this is nothing but 30 meter per second. So you have 5 root 3 meter as displacement and 30 meter per second as speed. Next question. This is again repeated, so we'll not solve this. You know it is 1:1. Next question: a particle executing simple harmonic motion with amplitude 5 centimeter and time is 0.2 second. The velocity and acceleration of the particle when the displacement is 5. ये question भी repeat हुआ है. If you remember, what is given to you is amplitude 5 centimeter, time period 0.2. Velocity and acceleration when the displacement is 5. Displacement भी 5 और amplitude भी 5, मतलब particle is at extreme. Extreme velocity कितना होता है? 0. खत्म. Extreme velocity कितना होता है? 0. Done. ये हमने already solve किया है pre-vacation period में, but I wanted to repeat this. Next question, ये भी हमने solve किया है, but this is important again. When the displacement of particle executing SHM is 1/4 of amplitude, displacement is 1/4 of amplitude, so x by a is 1/4. What fraction of total energy is kinetic energy? तो आपको पूछा है what is the ratio of kinetic energy by total energy. Kinetic energy is half k a square minus x square upon total is half k a square. K by 2 cancel, तो a square minus x square by a square. अगर आपको याद होगा, ये सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने आपको बताया था इट इज 1 minus x by a का होल स्क्वायर. तो दिस इज इक्वल टू 1 minus x by a is 1/4, उसका स्क्वायर 1/16. 1 minus 1/16 is 15/16. तो ऑप्शन नंबर बी. Next question: two pendulums differ in length by 22 centimeter. They oscillate at the same place. Same place क्यों बोला है? So first of all, let us complete this question. So there are two pendulums which differ in length by 22 centimeter. They oscillate at the same place, so that one of them makes 30 oscillations and the other 36 oscillation during the same time. आपको टाइम पीरियड नहीं बताया, आपको बताया है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 मिनट में कितने ऑसिलेशन है ये देख रहा हूँ, 1 में, 2 में, 5 में, some period of time. तो one pendulum is making 30 oscillation and other is making 36 oscillation during the same time. The length in centimeter of the pendulums are, what is L1 and L2? So first of all, why they are telling you same place? Because of course you should remember time period is 2 pi root of L by G. Same place matlab value of G is constant. Because if you are doing this experiment here in this city, value of G will be constant. If you go to equator, it will be 9.7 something something, and if you go to pole, it will be 9.8. तो you should know कि G की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब सिंपल है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ L. और आपके पास गिवन कंडीशन और एक है, दैट इज डिफरेंस इन द लेंथ. तो L1 minus L2 is nothing but 22. Correct?
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये L1 माइनस L2 है या L2 माइनस L1 है। हो सकता है ना पहला पेंडुलम का लेंथ बड़ा हो, दूसरे का छोटा हो, या तो उल्टा दूसरे का लेंथ ज्यादा है और पहले का छोटा है। हाउ डू यू डिसाइड? हाउ डू यू डिसाइड दिस? हाउ विल यू डिसाइड? ऑसिलेशंस व्हाट? देखो, एज आई टोल्ड यू, सेम पीरियड, सेम टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक पेंडुलम 30 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है और एक 36। तो जो 30 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कम नंबर के ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है, उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, इसलिए तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कम हुए, राइट? तो कम कौन सा परफॉर्म कर रहा है? फर्स्ट, मतलब उसका टाइम पीरियड क्या है? ज्यादा है। मतलब T1 इज बेसिकली ग्रेटर देन T2, बट T is proportional to length, तो लेंथ 1 इज ग्रेटर देन लेंथ 2। इसके लिए आपने लिखा L1 माइनस, actually it is root L1 greater than root L2, which implies squaring on both sides L1 is greater than L2, इसलिए आपने लिखा L1 minus L2 equal to 22, right? Then this is equation number 1, this is equation number 2. Then you should also know that time period is inversely proportional to number of oscillations. It is inversely proportional to frequency, but frequency basically depends on number of oscillation. So time period is inversely proportional to 1 upon number of oscillation. Equation number 3. अब ये जो equation number 1 है, यहां से आप लिख सकते हो T1 by T2 equal to root of L1 by L2. ये आ गया आपका from equation number 1, and also from equation number 3 you can write down T1 by T2 equal to N2 by N1. This is from equation number 3. इसको मैं बोल देता हूँ equation number 4, इसको बोलता हूँ equation number 5. इक्वेशन 4 और 5 का लेफ्ट हैंड साइड है सेम, तो राइट हैंड साइड भी होगा सेम. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 व्हाट यू विल हैव इज, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से आपको मिलेगा रूट ऑफ L1 बाय L2 इक्वल टू N2 बाय N1. तो इफ आई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, L1 by L2 equal to N2 by N1 का square. Then, of course, आपको N2 और N1 का information आपके पास है. Therefore, what you can say is L1 by L2. What is N2? 36 और N1 30. This is 6. This is 5. So that is 36 by 25. So L1 by L2 is 36 by 25, which implies L1 is L2 into 36 by 25. हमारा टास्क क्या था? What do we want to find is L1 and L2. तो कभी भी याद रखना, मैथमेटिकली यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपके पास एक इक्वेशन है और दो अननोन है तो सॉल्व नहीं होता है. तो दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, ये एक मिल गया और एक यहां से मिल गया. अब ये L1 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे और सॉल्व करोगे. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 6, ये इक्वेशन नंबर 6 का जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 में जाएगा. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 6 put this L1 as 36 by 25 L2. तो 36 by 25 L2 minus L2 equal to 22. So solve करो. Simple. How do you solve this? What is 36 minus 25? 11 L2 by 25 equal to 22. 1 and 2 जा, तो L2 कितना आ गया?
50, L2 50 आ गया, L2 50 आ गया, ये 50 वहां जाएगा, तो 50 + 22 72, 72 एंड 50, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो सेम प्लेस मतलब g इज कांस्टेंट, and then you should know time period is 2 pi root of L by G, so time period is proportional to L क्योंकि G और 2 pi constant है। Again what else is given to you is difference in the length। अभी पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि L1 minus L2 या फिर L2 minus L1, वो कैसे करते हो? T1 is greater than T2, कैसे समझा? क्योंकि number of oscillation of first pendulum is less compared to second, जिसके number of oscillation कम है मतलब वो slow है, मतलब उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो उसका लेंथ भी ज्यादा होगा। तो दैट इज व्हाई यू कैन राइट डाउन L1 minus L2 equal to 22, and time period is proportional to 1 upon frequency, but frequency is proportional to number of oscillation, तो time period is proportional to number of oscillation। Then आपको इक्वेशन 1 से मिलेगा T1 by T2 is root of L1 by L2, इक्वेशन नंबर 5 से मिलेगा, 3 से मिलेगा आपको T1 by T2 equal to N2 by N1, यहां से T1 by T2 is N2 by N1। तो इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी आएगा सेम। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पुटिंग फॉर वैल्यूज फॉर N2 एंड N1, आपको मिल गया L1 36 by 25 L2, ये L1 की वैल्यू जाएगी यहाँ पे और यू विल कैलकुलेट फॉर L2 which is 50, L2 50, तो L1 is 22 plus 50, that is 72. Can we have shortcuts? Yes, of course you can have shortcuts. कैसे? सबसे पहले you know T1 is greater than T2, so you know length 1 is greater than length 2, तो definitely अगर इतना पता है तो जहां जहां पे L2 बड़ा दिखाया है वो हो नहीं सकता। वैसे यहाँ पे एक भी नहीं है जिसमें L2 greater हो than L1, okay, but the moment you have 50 here, 50 आ गया L2, मतलब L1 तो अभी 50 से बड़ा ही होगा, 72 ना, क्योंकि 50 आ गया तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, L2 50 आया तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने सॉल्व करके रखा है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, द मोशन इज SHM विद एम्पलीट्यूड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये अभी यूज भी किया था हमने, तो वी ऑलरेडी नो दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज मैक्सिमम स्पीड ऑफ 30, ये भी किया है, 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन में यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर आना चाहिए। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, आई विल रिपीट दिस, आपको Amax मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दी है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए Amax इज A ओमेगा स्क्वायर और Vmax आपको पता होना चाहिए इट इज A ओमेगा और उसकी वैल्यू आपको दी है 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो Amax और Vmax को जब आप डिवाइड कर दोगे तो A ओमेगा स्क्वायर अपॉन A ओमेगा, A ओमेगा ओमेगा कैंसल, दैट इज नथिंग बट 60 by 30, दैट इज नथिंग बट 2। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2, तो ओमेगा इज 2, but omega is 2 pi by time period which is equal to 2 cancel, the time period equal to 5 seconds, तो ऑप्शन नंबर ए। ये भी हमने पहले सॉल्व किया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व्ड। Two particles execute SHM of the same amplitude and frequency along the same straight line. They pass one another while going in opposite direction. Each time they do so, each time their displacement is half of their amplitude. क्वेश्चन एक बार वापस समझ लो, इंपॉर्टेंट है। आपके पास दो पार्टिकल्स है विच आर परफॉर्मिंग SHM,
So you have two particles which are performing SHM, right, of the same amplitude and frequency. दोनों का amplitude भी same है और frequency भी same है. Let us say दोनों का amplitude A and A. They pass one another. तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कब क्रॉस करेंगे? जब दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. पहले तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ लो कि फेज डिफरेंस ग्रेटर देन 90 है. दैट इज व्हाई आई रिपीट सम क्वेश्चंस. फेज डिफरेंस अगर 0 हुआ तो दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पोजीशन. फेज डिफरेंस अगर 90 हुआ तो वन इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन एंड अदर फ्रॉम एक्सट्रीम, मोर और लेस. जब ग्रेटर देन 90 हुआ तो डेफिनेटली दे विल बी क्रॉसिंग ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन. एक अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो दूसरा राइट टू लेफ्ट आएगा. तो क्वेश्चन यहां तक पढ़ के ही ऑप्शन नंबर डी. तो व्हेन दे क्रॉस ईच अदर एंड दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट ऑलवेज मींस दैट द फेज डिफरेंस इज ग्रेटर देन 90. एक ही ऑप्शन था. इसको हमने मैथमेटिकली भी सॉल्व किया है. वो कैसे किया, आई विल सी दैट अगेन. द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, तो इफ यू रिमेंबर हमने ऐसा बोला था कि पहले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ले लो ए साइन ऑफ ओमेगा टी पहले का, और डिस्प्लेसमेंट क्या बोला है आपको, हाफ द एम्पलीट्यूड. और ये सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो a/2 इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी. तो साइन ओमेगा टी कितना आ गया आपके पास, हाफ. इससे हमने फाइंड किया था कॉस ओमेगा टी. वो कैसे किया था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, क्योंकि हाफ का स्क्वायर इज 1/4. दिस इज 3/4. तो यहां से हमको मिल गया था cos ओमेगा टी एज √3/2. ये हमने पहले पार्टिकल का इंफॉर्मेशन यूज करके सॉल्व किया था. पहला पार्टिकल अजम्पशन, फर्स्ट पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन, और दोनों में फेज डिफरेंस है बोला ही है, और पूछा है कितना फेज डिफरेंस है. तो हम मान लेंगे सेकेंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगा ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस द फेज डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टिकल फाई. हमारा इंटरेस्ट है इन फाइंडिंग आउट फाई. तो इफ यू रिमेंबर अगेन सेम स्टोरी, x2 कितना है, a/2 इक्वल टू a. दिस इफ यू रिमेंबर साइन ऑफ a प्लस b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b. और क्योंकि हमको साइन ओमेगा टी और cos ओमेगा टी यहाँ पे लगने वाला है, इसी के लिए हमने यहाँ पे पहले फाइंड किया था. तो साइन ओमेगा टी इज हाफ cos phi प्लस cos ओमेगा टी इज √3/2 sin phi. 2 कॉमन निकाल के कैंसल आउट, तो 1 इक्वल टू cos phi प्लस √3 sin phi. तो 1 माइनस cos phi इक्वल टू √3 sin of phi. देन आई टोल्ड यू कि ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हो. अगर आपको सॉल्व करना है तो दो मेथड है. वन इज इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेप्स. वो कैसे, वो इजी है, स्क्वायरिंग दिस. इसको स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस cos phi का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, और यह आ जाएगा साइन स्क्वायर phi. फिर a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर. फिर बहुत सारा सॉल्व करके आपको मिल जाएगा cos ऑफ phi s माइनस हाफ. और वो माइनस हाफ कब होता है, cos की वैल्यू 120 पे. तो आंसर मिल जाएगा 120. मेथड नंबर 2 मैंने आपको बताया था, एक एक करके चुन चुन के पुट इट हियर. इफ आई पुट phi वैल्यू एज 30, व्हाट इज cos 30? √3/2. 1 minus √3/2. What is sine of 30? 1/2. तो यहाँ पे 1 minus √3/2, यहाँ पे √3/2. LHS और RHS इक्वल नहीं है, मतलब आंसर A नहीं हो सकता. Similarly, you check for 60 and you check for 90 and you check for 120. Cos of 120 minus half.
1 minus of minus, 1 minus of minus, 3/2, मतलब 1 plus of 3/2, वहां पे cos sin of 120. If you remember, मैंने बताया था आपको sin of 120 is sin of 90 plus 30, sin of 90 plus 30, which is nothing but cos 30. Root 3 cos 30 is root 3/2. Root 3 into root 3, 3/2. लेफ्ट हैंड साइड पे 3/2 और राइट हैंड साइड पे 3/2. तो सिर्फ 120 डिग्री ऐसा एंगल है चारों में से जिसके लिए RHS और LHS सेम आता है. Hence the answer was. So you now know 3 methods. Number 1 यहां तक. Number 2 squaring on both sides and solving. दोनों को स्क्वायर कर लो, कर ही लेते हैं. Let us do it. तो 1 minus cos of phi का square equal to root 3 sin of phi का square. तो 1 minus 2 cos phi plus cos square phi. A minus B bracket square किया है मैंने ये, equal to 3 sin square phi. But wait a minute, sin square phi is nothing but 1 minus cos square phi. इसको सॉल्व करेंगे. 1 minus 2 cos phi plus cos square phi equal to 3 minus 3 cos square phi. Solve this. कैसे सॉल्व करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल. एक काम करो, cos square के टर्म्स को एक साइड रखो, बाकी सबको दूसरी साइड रखो. एक काम करते हैं, 3 cos square है ना माइनस के साथ, इसको यहाँ लेके आते हैं. तो cos square phi माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस, ये 3, ये 1 वहां पे गया तो माइनस, ये -2 वहां गया तो प्लस. दिस इज हाउ मच? 4 cos square phi. दिस इज हाउ मच? 2 plus 2 cos phi. एक काम करो, नाउ दिस यहां से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो. तो 4 cos square phi equal to 2 कॉमन 1 plus cos of phi. करेक्ट? 1 जा एंड 2 जा. Okay, good. So now, do you remember cos square theta? अभी मैंने बताया था 1 plus cos 2 theta by 2. So a lot of solving. So that is why I told you not to do this. इसको पूरा सॉल्व करो. इसके आगे मैं आपको असाइन. There are 2 methods again. 1 plus cos 2 phi by 2, या फिर ये जो 1 है, ये 1 है sin square plus cos square. तो ऐसा भी कर सकते हो. तो अल्टीमेटली इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, एंड 2 steps I am keeping for you to try it out, you will get cos of phi as -half and then you will get phi as 120. Method number 2 ये था method number 1. Method number 2 is solving further. Method number 3 is oral. कब अपोजिट डायरेक्शन में आते वक्त क्रॉस करेंगे? जब फेज डिफरेंस इज ग्रेटर देन 90. Done. 2 things are important. They pass one another when going in opposite direction. Khatam. Phase difference greater than 90. Option number B. So that's it for today.